कि ईदैन के खुतबे से पहले आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वक्फ के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करें। और ज़रूरत इस बात की है कि वक्फ के बारे में गुफ्तगू करने से पहले वक्फ की क्या हैसियत है और मौजूदा वक्त के साथ क्या चैलेंजेज हैं उसका एक मरतबा मुताला ज़रूर करें। ज़मीनों पर किसी ने नाजायज़ कब्जे करवाए, जिसका क्षेत्रीय कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने जो स्कीम बनाई है एनजीटी में, कौन मसले को खड़ा कराया कि अगर उनकी मस्जिदें बाकी नहीं रहेंगी, उनके कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेंगे, उनकी खानकाहें बाकी नहीं रहेंगी, उनके इमामबाड़ा बाकी नहीं रहेगा। हम अमित शाह से घबराने वाले नहीं हैं। हमारे सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदुओं के सनातन धर्मी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का कानून नहीं हो। ये धोखे की टट्टी है। आप लोगों को अजीज़ों मैं सुना देता हूँ, ये बेईमान लोग सीमांचल का भला नहीं चाहते हैं। फ्लड इफेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कि हमको लगी है भूख, हम रोटी चाहते हैं, ये हमारे सर पर सोने का ताज पहना रहे हैं। पिछला कट रहा, हमारा दौला कट रहा है। और पिछला गाँव के आधे बस्ती में आकर के बांध बांधा जगह, जब आबादी डूब कर मर जाएगी तो बांध किसके लिए बांधना है? खाओ पिकाओ अभियान है। ये इंजीनियर, मंत्री और संतरी ये सारे लोग बंदर बांट करेंगे, पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपका सीमांचल की तरफ। ईद की पेशगी मुबारकबाद भी देते हैं अहले वतन को। अलीगढ़ एक तालीमी इदारा है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के बच्चे पढ़ते हैं। इसको सिर्फ मुसलमान के ऐनक से देखना नहीं चाहिए। ये किशनगंज के और सीमांचल के लोगों को होश होना चाहिए कि अलीगढ़ की तहरीक लड़ी गई कितनी खुलूस के साथ, और इस अलीगढ़ की तहरीक को किसने पामाल किया, ज़मीनों पर किसने नाजायज़ कब्जे करवाए, और एनजीटी में कौन मसले को खड़ा कराया, ये सारे लोगों को देखना चाहिए। और मौजूदा वक्त की जो मोदी हुकूमत है उसकी नीयत तो कभी नहीं है कि मुसलमानों के तालीमी इदारे आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी हम लोग मायूस नहीं हैं। और नौजवानों ने चूँकि अभी ये आज दावत इफ्तार का अहतमाम किया और इन लोगों ने अहद किया है कि हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान मुखलिस होकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गर्दन कटा सकते हैं, कानून लागू होने नहीं लगे, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का कहना है कि हम किसी भी हाल में कानून को लागू नहीं। ये तो हिंदुस्तान के अमन पसंद शहरियों को और हिंदुस्तान के बिलखुसूस मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि अगर उनकी मस्जिदें बाकी नहीं रहेंगी, उनके कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेंगे, उनकी खानकाहें बाकी नहीं रहेंगी, उनके इमामबाड़ा बाकी नहीं रहेगा, तो क्या उनका मजहबी तसख्खुस बाकी रह सकता है? ये मामला सिर्फ हमारी शरीयत पर हमले का नहीं है, मुल्क के आइन पर हमले का है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने गर्दन कटाकर अगर मुल्क को आज़ाद कराया है तो हम गर्दन कटाकर अपने शरीयत की भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस मुल्क के आइन की भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम अमित शाह से घबराने वाले नहीं हैं। हम 100 बार ले चुका है हमारा इम्तिहान आसमानी, हम इम्तिहान से हम घबराने वाले नहीं हैं। तौहीद की अमानत हमारे सीने में है, हम पूरी जमामर्दी के साथ इसके लिए लड़ेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक अमित शाह और एक भाजपा या भाजपा की हलीफ पार्टियां चाहती हैं कि ये कानून पास हो जाए, लेकिन आज हिंदुस्तान का हमारा जो गैर मुस्लिम भाई है, हमारे सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदुओं के सनातन धर्मी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का कानून नहीं हो, सबके धर्म का आदर किया जाए, अपने धर्म का पालन किया जाए। आज हिंदुस्तान में ऐसे इंसाफ पसंद लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने मोदी और कौशल परियोजना को जो मंजूरी दिया है, कितना लाभ होगा इससे? ये धोखे की टट्टी है। आप लोगों को अजीज़ों मैं सुना देता हूँ, ये बेईमान लोग सीमांचल का भला नहीं चाहते हैं। अभी लगभग 1800 करोड़ से सैंक्शन हुआ है आपका अभी पहले फेज का मामला, सेकंड फेज का मामला महानंदा बेसिन का। महानंदा बेसिन यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लश फ्लड आता है, और फ्लश फ्लड का मतलब होता है कि जल्दी से गुजर जाने वाला, वो 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में गुजर जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आने के बावजूद भी हमारे इलाके को फ्लड इफेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, न फसलों की तबाही का मिलता है, न घर में पानी का मिलता है। ये हमेशा कहते हैं कि फ्लश फ्लड आया। हमारे यहाँ जो मसला है असल इरोजन का है, कटाव का है। हमारी जो बस्तियाँ आबाद हैं वो महानंदा पर हैं, कनकई में हैं, डोक में हैं, मेची में हैं, परमान में हैं, और बकड़ा में है, नूना में है। ये जो हमारी आबाद बस्तियाँ हैं, इन लोगों ने ये ना हंजार किस्म के लोग जिनको कोई यहाँ पर बेसलाइन सर्वे जिन्होंने नहीं किया है, जिसका क्षेत्रीय कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने जो स्कीम बनाई है वो ये है कि नदी के दाएं और बाएं में बांध बांधे जाएंगे और नदी का जो पानी का जो सरफेस है उससे 1.5 और 2 गुना दूरी में लिया जाएगा। कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं आधे किलोमीटर की दूरी में बांध बांधा जाएगा, और जब बांध बांधा जाएगा तो हमारी बस्तियाँ उसके अंदर में आ जाएंगी। तो क्या जब ये बांध में अभी जो पानी आता है वो 4-5 किलोमीटर फैल जाता है, जब बांध बांध दिया जाएगा तो क्या 1 किलोमीटर में जो पानी होगा उसके अंदर जो बस्तियाँ होंगी
वो सारी बस्तियां तो डूब जाएंगी। क्या ये डूबी हुई बस्ती के लोग उस बांध को रहने देंगे, कटवा देंगे? और नतीजा वो जब बांध कटेगा तो न जाने कितनी बस्तियों को बहा कर ले जाएगा। हमारा मुतालबा ये है कि हमको लगी है भूख, हम रोटी चाहते हैं, ये हमारे सर पर सोने का ताज पहना रहे हैं। अरे भूखा को रोटी चाहिए। हमारी बस्तियां कट रही हैं, यही टिठिया में है, कानकी के नज़दीक, बंगाल में थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है मानंदा का, वहाँ पर उन लोगों ने बोल्डर पिच कर दिया, उनकी बस्ती नहीं कटती है। लेकिन हमारा पिछला कट रहा है, हमारा दौला कट रहा है। और पिछला गाँव के आधे बस्ती में आकर के बांध बांधा जाएगा, महलबाड़ी वगैरह सारी बस्तियां हमारी अंदर में चली जाती हैं, कुट्टी हमारे अंदर में चली जाएगी। दूसरे सिरसी खाड़ी का मामला है, पूरी बस्तियां अंदर में चली जाएंगी। तो जब आबादी डूब कर मर जाएगी तो बांध किसके लिए बांधना है? जिस तरह से तिस्ता कैनाल का मामला हो रहा है, आप देखते होंगे बंगाल में खाओ पिकाओ अभियान है, ये इंजीनियर, मंत्री और संतरी ये सारे लोग बंदर बांट करेंगे और ये योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह से कोसी में जो पानी का मामला है, वहाँ पर 6 लाख क्यूसेक पानी का मामला है और वहाँ पर कितना पानी डिस्चार्ज करेंगे और कब करेंगे? ये जो हमको ये धोखा खेल रहे हैं कोसी के लोगों से भी, हमारे से भी। कोसी के लोगों को कहते हैं कि हम आपको बाढ़ से बचाएंगे और सीमांचल के लोगों को कहते हैं कि हम आपके खेतों में पटौनी करेंगे। आप उनका ऑनलाइन जाकर उनका प्रोजेक्ट पढ़ लीजिए, उसमें यह है कि वो सिंचाई का काम कराएंगे आपका सैलाब के दिनों में, बरसात के दिनों में। रबी की फसल में आपको पानी नहीं दिया जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग, संजय झा जी थे वहाँ कोसी वगैरह में, उन्होंने बनाने का काम किया है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से किया है कि जब फ्लड आएगा तो वो पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपका सीमांचल की तरफ। फ्लड से भले ही उन लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन जब आपके खेतों में पानी नहीं होगा तो उस वक्त रबी के फसल में पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक मुतालबा रखा है कि तुम जो कुछ भी करा रहे हो, यहाँ के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनको वाटर रिसोर्स का ज्ञान है, उनको लेकर सीमांचल समेत पूरे वतन के और पूरे आलमगीर सतह पर अपने मुस्लिम भाइयों को रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी असरे के आखिरी अयाम में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें और आपको तौफीक बख्शी है। रहमत, मग़फ़िरत और नारे जहन्नम के खलासी के इस महीने को हमने पाया है। कुछ लम्हात बचे हुए हैं, अल्लाह की तरफ हम रुजू करें और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इस माह के फैज़ व बरकत से हमें नवाजे। साथ ही हम और बिलखुसूस हम इस वक्त हिंदुस्तान भर के जो हमारे ईदगाहों के इमाम साहिबान हैं, हम उनसे मुखातब हैं। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इमाम साहिबान, ये हमारे इमाम बारे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें, ये बेशतर औक़ाफ़ की ज़मीन पर हैं और इस वक्त वक्फ़ के नाम पर एक मुसीबत आई है। 2024 का जो अमेंडमेंट बिल है वो वक्फ़ पर एक नंगी तलवार है। वो मुसलमानों के गर्दन पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आइन पर और हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की फ़िज़ा पे एक लटकती हुई तलवार है। इसलिए अभी हमारे मिली तंजीमों ने हमें आगाह किया है इसकी मुखालफत की जाए। हमारे सियासी तमाम ज़िम्मेदारों ने इसकी मुखालफत की मुहिम शुरू की है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ईद की सेवैयाँ खाइए, मुबारकबाद दीजिए, रमज़ान मुबारक के बखैर खूबी गुजरने, रोज़े रखने का शुक्राना अदा कीजिए, अपने गरीब भाइयों को अपने मिठाइयों में शामिल कीजिए, अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम भाइयों के भी गले लगिए और दुश्मनी को भुलाइए, दोस्ती का पैगाम दीजिए। लेकिन ईदगाह में कम अज़ कम आप वक्फ़ के बारे में जान लें। वक्फ़ क्या है, वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह क्या है, वक्फ़ बाई डीड किसको कहते हैं, वक्फ़ बाई यूज़र किसको कहते हैं, इसकी जानकारी ले लीजिए। कुछ औक़ाफ़ हैं जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड किए गए हैं, है ना, इसके दस्तावेज़ी हैसियत हैं। कुछ वक्फ़ बाई यूज़र हैं, वो क्या है कि बहुत दिनों से मस्जिद बनी हुई है, बहुत दिनों से कब्रिस्तान है, आज 100 साल से नहीं कई 100 साल से उनके कागजात किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन चूँकि उनका इस्तेमाल इस्लामी रसूमात के लिए हो रहा है इसलिए वो वक्फ़ की जायदाद है। हर कब्रिस्तान फ़ी नफ़्स से ही वक्फ़ है, हर मज़ार फ़ी नफ़्स से ही वक्फ़ है, खानकाहें वक्फ़ हैं, ईदगाहों की ज़मीन वक्फ़ है, इमाम बारे औक़ाफ़ की ज़मीन है, सबके कागजात नहीं हैं। ये हुकूमत सबके कागजात तलब करना चाहती है। हमारी कितनी मस्जिदें बच पाएंगी, हमारे कितने कब्रिस्तान बच पाएंगे? इसलिए कम अज़ कम आप ईद के दिन जहाँ रमज़ानुल मुबारक के बखैर व खूबी गुजर जाने का शुक्राना अदा कीजिए, वहीं ईदगाहों में कम अज़ कम औक़ाफ़ की अहमियत के बारे में और औक़ाफ़ के साथ हो रही हुकूमत की शरारत के बारे में और वक्फ़ की मिल्कियत जो हमारे आबा व अजदाद की मिल्कियत है, जो फ़ी सबीलिल्लाह है, जो गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों, मजबूरों, मकरूजों की मदद के लिए है, तालीम के लिए है, सेहत आम्मा के लिए है, उसकी अफादियत और उसकी अहमियत लोगों को बताइए। चूँकि हमारे लोग बहुत बेखबर हैं, हम फिर एक बार दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देते हैं और तमाम तर अहले इल्म से, अपने उलमा से और अपने खुतबा से गुजारिश करते हैं कि ईदैन के खुतबे से पहले आप कम अज़ कम 5 मिनट 10 मिनट वक्फ़ के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करें। और ज़रूरत इस बात की है कि वक्फ़ के बारे में गुफ्तगू करने से पहले वक्फ़ की क्या हैसियत है और मौजूदा वक्त के साथ क्या
क्या चैलेंजेज हैं, उसका एक मरतबा मुताला ज़रूर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की पेशगी मुबारकबाद भी देते हैं अहले वतन को।